गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और चलो आज का सेशन बहुत ही दमदार होने वाला है और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो ISI CMI जेई एडवांस और जेई मेंस से प्रेरित है और ये बहुत ही सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स है। तो आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस लेक्चर और इसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेंगे। अगर आपने चैनल को अभी से सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दो, इसमें आपका ही फायदा है। चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फोर सेट्स ए एंड बी, दो फंक्शन डिफाइन किया गया, एक फंक्शन ए से बी की तरफ और जी जो है उल्टा बी से ए की तरफ। बी फंक्शन सच दैट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स फॉर ईच एक्स। फॉर ईच स्टेटमेंट बिलो राइट ट्रू और फॉल्स। तो आपको देखना है ये सब जो है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट डेफिनेटली करेक्ट है और कौन पॉसिबल हो सकता है नहीं हो सकता। तो पहला बोल रहा है फंक्शन एफ मस्ट बी वन वन, ठीक है। फिर फंक्शन एफ मस्ट बी ऑन टू। तीसरा बोल रहा है जी मस्ट बी वन वन एंड जी मस्ट बी ऑन टू, ठीक है। तो सबसे पहले चलो हम जी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले इमेजिन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में कोई पर्टिकुलर एक्स अगर हम डालेंगे तो वो जी में सिम फर्स्ट उसको प्रोसेस करेगा, एक आउटपुट देगा, फिर एफ वाला उससे रिएक्ट करके आंसर एक्स दे देगा। मतलब सपोज मैं एक्स को वन देता हूँ तो क्वेश्चन का मतलब है एफ ऑफ जी ऑफ वन जो है वो वन होना चाहिए। सिमिलरली एफ ऑफ जी ऑफ टू जो है वो टू होना चाहिए। तो एक तो आपको ऐसा लग सकता है ये इनवर्स फंक्शन है, बट इन जनरल ये इनवर्स फंक्शन नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है। इनवर्स फंक्शन वन ऑफ द सब केस होगा इसका, ठीक है, फॉर ईच एक्स इन द डोमेन। तो वो भी तुम लेके इसको कर सकते हो। तो लेकिन आप मैंडेटरी कंपलसरी नहीं बोल सकते हो जो इनवर्स फंक्शन होगा IGF का, ठीक है। तो कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहले अगर मैं ऐसा देखूं, अगर मान लो g ऑफ x1 इक्वल टू g ऑफ x2 हो जाए, मैं कुछ क्षण के लिए अगर रिज्यूम करूं, क्योंकि पहले टू डिफरेंट आउटपुट x1 और x2 के लिए सपोज g ऑफ x1 और g ऑफ x2 जो है वो इक्वल हो जाए, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं दोनों साइड f ले लूँ, सो f ऑफ g ऑफ x1 बराबर होगा f ऑफ g ऑफ x2। अब अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन f ऑफ g ऑफ x होगा, इसका मतलब x2 और x1 इक्वल हो जाएगा। तो अगर g ऑफ x1 इक्वल टू g ऑफ x2 है तो x1 और x2 के पास ऑप्शन है, उसको इक्वल ही होना होगा। तो ये तो पक्का हो गया, मेरा g जो फंक्शन है वो वन वन हो गया, g जो है वो वन वन हो गया, तो ये गारंटीड है, ठीक है। तो g जो है वो मस्ट बी वन वन। क्या मैं f के बारे में कुछ बोल सकता हूँ, f वन वन है या वन टू मीन्स वन वन है या फिर मेनी वन है? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। जैसे तुम एक एग्जाम्पल ले सकते हो, इन विच ए इज अ लार्जर फाइनाइट सेट देन बी, ठीक है। तो इसमें वन वन ऑन टू वाला गैप हो जाएगा, तो एफ जो है मस्ट बी वन वन, ये गलत स्टेटमेंट है। जी जो है वो मस्ट बी वन वन, ये सही है, बिल्कुल सही। फिर से अगर तुम दूसरा एग्जाम देखोगे, एफ जो है वो ऑन टू हो जाएगा, क्योंकि फॉर ईच एक्स अगर मैं कोई भी सेट बी से ले लूँ, इज इन द इमेज ऑफ एफ, राइट। जैसे x इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो अगर मैं कोई भी एक्स उठाता हूँ, उसके करस्पॉन्डिंग जी कोई आउटपुट देगा और उसके करस्पॉन्डिंग एफ जो होगा एक यूनिक आउटपुट देगा। तो मतलब अगर एफ और ये मान लो एफ ऑपरेट कर रहा है ए से बी तक, और एफ में सपोज मेरे पास तीन एलिमेंट है x1 x2 x3। अब देखो ईच एंड एवरी एलिमेंट को कहीं ना कहीं ये सेंड कर देगा, क्योंकि x1 जैसे ही लेगा, जी ऑफ x1 को एक वैल्यू देगा, एफ ऑफ x1 जो होगा वो फिर x1 देगा, राइट। सिमिलरली जी ऑफ x2 कोई वैल्यू देगा विच इज डिफरेंट फ्रॉम x1, क्योंकि जी वन वन है, तो जी ऑफ x1 जो है वो जी ऑफ x2 नहीं होगा कभी, राइट। तो x2 भी एक दूसरा वैल्यू दे देगा अपने को। सिमिलरली x3 जो है वो x1 और x2 वाला वैल्यू नहीं देगा, तो जी ऑफ x3 जो होगा दैट विल गिव डिफरेंट आउटपुट देन जी x1 एंड जी x2, ठीक है। और एफ ऑफ अगर वो खाएगा तो वो जो भी आंसर आएगा जी ऑफ x3 का वो यहाँ पे निकल जाएगा, राइट। तो देखो क्योंकि जी ऑफ x1 ये देगा, ठीक है ना, और एफ ऑफ जो भी डालेंगे सिमिलरली ये एक दूसरा आउटपुट देगा और ये एक तीसरा आउटपुट देगा। इसका मतलब मैं ये बता सकता हूँ एफ जो है वो मस्ट बी ऑन टू है। तो ये बहुत सही था। तो यहाँ से मैं फर्स्ट स्टेटमेंट को नेसेसरली ये ट्रू नहीं होगा, एफ मस्ट बी ऑन टू सही है, जी मस्ट बी ऑन वन सही है, द फंक्शन जी मस्ट बी ऑन वन ये भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट सही हो गया और दो स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था जो बेसिक पे आप इसको ट्रैक कर सकते थे समझ से। चलो मैं दूसरा क्वेश्चन भी एक फंक्शन से ले लेता हूँ अपने। तो यहाँ पे बता रखा है एफ बी अ रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन ऑन आर, पूरा रियल वर्ल्ड में डिफाइन किया गया है। एफ डैश टेन स्क्वायर थीटा इज कॉस टू थीटा प्लस टेन थीटा साइन टू थीटा फॉर ऑल रियल नंबर थीटा। एफ जीरो का वैल्यू दे रखा है तो एफ वन निकालना है। अब बहुत बार बच्चा डिफरेंशियल इक्वेशन सोचना लगता है
या फिर एक दो थॉट प्रोसेस वन होगा, उसमें सोचेगा x को tan स्क्वायर थीटा ले लूँ, और फिर एफ डैश एक्स इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स जनरेट करूँ, फिर इसको इंटीग्रेट करके कुछ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट आएगा, कॉन्स्टेंट को तुम इंटीग्रल, और फिर वहाँ से एफ ऑफ 0 1 लेंगे। तो ये भी एक डेफिनेटली करेक्ट थॉट प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ये आपके भावनाओं से खेला है, इमोशन से, क्योंकि RHS को तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो। जब कभी भी ट्रीगो वाले सवाल आए तो पहला चीज़ सिंप्लीफाई करने का कोशिश करो। तो कॉस 2 थीटा प्लस ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा और साइन 2 थीटा। अब मैं कॉस से कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी दे रखा है बाई कॉस थीटा। ठीक है, सबसे पहले फॉर ऑल रियल थीटा डिफाइन करना यहाँ सही नहीं है, क्योंकि कॉस थीटा को नॉन जीरो होना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन वैलिड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हो कॉस से कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस 2 थीटा माइनस थीटा बना, और नीचे में कॉस थीटा बना, और ये कैंसिल होके वन आ गया। आप देखो, आप कैंसिल कर सकते हो इफ एंड ओनली कॉस थीटा इज नॉन जीरो। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स जो है वो तो वन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, एंड जहाँ जहाँ डिफाइंड है और लिमिटली बिलोंग्स टू इस डोमेन, दैट विल बी द बेटर स्टेटमेंट। तो एफ ऑफ एक्स अपने पास एक्स प्लस कॉन्स्टेंट आ गया। ठीक है, क्योंकि ये रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स को एक्स प्लस वन होना होगा। अच्छा, अगर ये कंटिन्यूस नहीं होता तो एफ ऑफ एक्स आप डिस्क्रीट इंटरवल में भी डिफाइन कर सकते थे। ठीक है ना, जैसे आप एक्स डिफाइन कर सकते हो एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1 में। ठीक है, फिर आप चाहो तो एक्स प्लस वन डिफाइन कर सकते हो 1 से 2 में, और 1 पे देखो ये फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है, तो 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ डोमेन पे, जैसे पाई बाई 2 पे तुम 0 से पाई बाई 2 में इसको डिफाइन कर सकते हो, फिर पाई बाई 2 से पाई में डिफाइन कर सकते हो। मतलब करने का मतलब है आप ऐसा बहुत फंक्शन तो कंस्ट्रक्ट कर ही सकते हो इस इंटरवल में जिसका स्लोप सेम y इक्वल टू एक्स टाइप का है, जैसे फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स टाइप का। डेफिनेटली वो पॉइंट पे जहाँ पर डेफिनेशन चेंज करा है वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो खैर एफ ऑफ 0 का वैल्यू अब दे रखा है, तो एफ ऑफ 0 कॉन्स्टेंट हो गया, कॉन्स्टेंट का वैल्यू माइनस पाई बाई 12 है, तो एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस पाई बाई 12 है। अब एक्स का वैल्यू 1 रख लो, 1 माइनस पाई बाई 12 इसका आंसर है। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था जो कि बताया कैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडिया से इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। देखो थर्ड क्वेश्चन है, 3 पॉजिटिव रियल नंबर एक्स वाई जेड, जो कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि 3 इक्वेशन को, तो तुमको 2xy एक्स जेड प्लस रूट 3xy। सबसे पहले इसमें सोचे कैसे, तो एक्स स्क्वायर एक तो है जो, ठीक है भाई, एक्स वाई जेड को सॉल्व करते हैं, लेकिन दूसरा फंडा ये रूट 3 देख के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 3 4 5 देख के कुछ मन में लड्डू फूट रहा है। क्या लड्डू फूट रहा है, तो 3 4 5 जो है वो तो मेरा राइट एंगल वाला फील्ड दे रहा है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर बता रहा है, यहाँ पे एक अलग राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट, जैसे एक पॉइंट पी रहा होगा कहीं पे। तो इसको अगर मैं ज्योमेट्रिकली सोचूं, तो मान लो सपोज अगर ये एक्स है और ये वाई है, सच दैट एक्स और वाई के बीच में जो एंगल बन रहा है ये साइड सपोज पी, एंगल पी 90 डिग्री है। सो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन तो डिकोड हो गया, तो सेकंड इन्फॉर्मेशन डिकोड करते हैं। वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, मतलब अब वाई तो मेरे पास ये है और 4 का यूज करना है, ठीक है ना, और फिर जेड का यूज करना है, मतलब एक और डिस्टेंस का यूज करना है। तो वाई 4 और एक और डिस्टेंस, तो यहाँ पे ट्रेंगल फॉर्म करते हुए दिख रहा है जेड है। तो अब ये एंगल तो 90 हो गया, तो सिमिलरली अगर मैं कुछ करके कुछ ताम झाम करके अगर ये एंगल निकालो तो मेरा काम बन जाएगा। तो मान लो अगर वो एंगल थीटा है, तो कंपेयर करो इमीडिएटली वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और वाई टर्म किस में आएगा, कोसाइन में। तो आपको पता है 4 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 YZ कॉस थीटा। अब इसको मैं कंपेयर करूँ 4 स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड से, तो मेरे पास कॉस थीटा का वैल्यू आ गया -1/2, जो कि थीटा देगा 120 डिग्री। तो यहाँ मजा आ गया, ये जो एंगल है ये 120 डिग्री है। तो अब याद रखो 120 और ये 90 दो एंगल बन गया। अभी मुझे नहीं पता ये लास्ट वाला एंगल 360 होगा कि नहीं, क्योंकि मैं तो इन्फॉर्मेशन को डिकोड कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन ऐसे ब्यूटीफुली क्रिएट किया गया है, जो ये एंगल जो होगा वो लेफ्ट ओवर एंगल होगा। देखो कैसे, फिर से तुम एक्स और जेड में कंपेयर करोगे, तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, अगर ये एंगल को मैं 5 मान लूँ, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz कॉस 5, ये होना होगा 5 स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस रूट 3xz, ये होगा 5 स्क्वायर।
अगर इस दोनों को मैं कंपेयर कर लूँ तो यहाँ से कॉस फाइव का वैल्यू जो अपने पास आया वो आ रहा है 3/2। तो फाइव जो आया, वैसे तो मल्टीपल सॉल्यूशन होगा लेकिन एक सॉल्यूशन कॉस 30, सो 5/6 आया। अब देखो ये एंगल 30 है और ये तुम्हारा कितना है 120 है और ये एंगल कितना है 90 है। अब तीनों का समेशन तो 360 है नहीं, तो यहाँ पे ये तो पाई का वैल्यू 30 आएगा और पाई और फाई कितना आएगा, ठीक है ना। तो दूसरा वैल्यू जो आएगा तो वो आप देख सकते हो 90 और 120 मिला के कितना हुआ 210। अब 360 में से 210 अगर निकालोगे तो क्या कॉस ऑफ दैट एंगल इज ऑल्सो √3/2, ये हम चेक कर लेते हैं। तो 0, 5, 150, तो ये भी वही होगा क्योंकि 150 डिग्री वन ऑफ द वैलिड आंसर है। क्यों? क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा माइनस 30, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो एक जो वैल्यू है वो ये वाला जो एंगल है, तो या मैं इसको अगर मैं एक्यूट पार्ट लूँ तो फिर 30 आएगा और ऑब्ट्यूस पार्ट अगर लूँ तो यहाँ से कितना आ रहा है 150 आ रहा है। तो इस पॉइंट के अराउंड का टोटल एंगल जो आया, इस पॉइंट के अराउंड का टोटल एंगल जो आ गया वो आ गया 360 डिग्री। तो अब अपने को मजा आ गया, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझ सकते हो क्योंकि मैं तो विजुअलाइज कर रहा हूँ ना, जो इस पॉइंट के अराउंड जो भी एंगल मैं क्रिएट कर रहा हूँ उसको कितना होना चाहिए 360। अगर मैं उस फॉर्म में विजुअलाइज कर लिया तो ये टोटल अलजेब्राइक इन्फॉर्मेशन को somehow I am able to translate into geometry, and that was the fantastic idea behind this problem. वैसे इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो तरीका है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक। तो अब देखो, अब तुमको फाइन क्या बोल रहा है, अब तुमको फाइन करने बोल रहा है एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड। तो अब देखो साइड को मल्टीप्लाई करने को कर रहा है अपने को, तो अब एक्स और वाई एक साथ कैसे आएगा, तो डेफिनेटली एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे तो दिख रहा है हाफ इंटू एक्स वाई जो होगा वो एरिया ऑफ दिस स्मॉल चंक आएगा। अब वाई इंटू जेड क्या आएगा, देखो हाफ ए बी साइन थीटा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, तो फिर एरिया ऑफ ये स्मॉल चंक जो है ये आ जाएगा हाफ ए बी वाई जेड और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम तो साइन 120। और साइन 120 एग्जैक्टली लिखा गया है तुम्हारा यहाँ पे कितना जाएगा √3/2, राइट, क्योंकि ये आ जाएगा साइन 60, सो √3/2 प्लस ये लास्ट एरिया जो आया वो आ गया हाफ एक्स जेड साइन 150 और साइन 150 जो है वही होगा साइन 30। अब टोटल एरिया जो है वो क्या है, एरिया ऑफ बिग ट्रायंगल, तो हाफ इंटू 3 इंटू 4। अब यहाँ से हाफ 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 गया तो अपने पास आया एक्स वाई प्लस वाई जेड √3, सो √3 YZ/2 और प्लस यहाँ से तुम्हारा बना हाफ तो गया ऑलरेडी, तो XZ/2 इक्वल टू 12। तो अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ये आ गया 24। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो कैसे अलजेब्राइक इन्फॉर्मेशन को हमने प्योरली ज्योमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया और फिर वहाँ से वी आर एबल टू पुट दिस क्वेश्चन इन अ वेरी गुड फैशन। तो इस टाइप का थॉट प्रोसेस जो है ना बहुत क्रूशियल है जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस करते हो। तो अब कोई बच्चा यहाँ पे बोल सकता है सर cos 5√3/2 है, फाइव तो ठीक है, आपने एक एक वैल्यू यहाँ पे cos 30 ले लिया, लेकिन जब cos 150 लोगे तो फिर नेगेटिव आंसर आ जाएगा। अरे भाई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, क्योंकि साइड जो लेंथ है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो साइड का जो लेंथ है वो तो पॉजिटिव होगा। तो फाइनली एक्चुअली में मैग्नीट्यूड में कंसर्न, नॉट इन द डायरेक्शन, क्योंकि एंगल अगर आप एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो, अगर देखो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल ले रहे हो तो पॉजिटिव बोल रहे हो, अगर क्लॉकवाइज ले रहे हो तो फिर नेगेटिव बोल रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन था जो बेसिक पे आपने कर रखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ यहाँ पे बोल रहा है एक फंक्शन एफ डिफाइन किया गया है रियल टू रियल वर्ल्ड में, देयर इज नो सच कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट 0 से 1 f इंटू 1 माइनस एफ एक्स डी एक्स लेस देन 1/4 है, सो देयर इज ओनली वन कंटिन्यूअस। तो देखो पूरा क्वेश्चन जो है f इंटू 1 माइनस एफ पे आधारित है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी या कुछ बोल रहे हैं, फंक्शन के बारे में अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ दे नहीं रखा है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है,
सिर्फ बोल रहा है ऐसा कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं 0 से 1 में। तो एक तो मैं अगर इसको इन्वेस्टिगेट करूँ 0 से 1 इस डी को, ठीक है, तो इसको क्या मैं परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूँ, बिल्कुल एफ माइनस एफ स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। फिर इसको 0 से 1 माइनस कॉमन लीजिए, एफ स्क्वायर माइनस एफ डी एक्स लिख दो। अब वापस से 0 से 1 माइनस बाहर एफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू एफ इंटू हाफ, तो मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर वही क्लास 9-10 का आइडिया में लगा रहा हूँ, -1/4 ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ से 0 से 1 ये आ गया अपने पास एफ माइनस हाफ होल स्क्वायर -1/4 डी एक्स। अब इसको आप ध्यान से देखोगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से 1, निगेटिव को अंदर रखो, तो 1/4 माइनस एफ माइनस हाफ होल स्क्वायर डी एक्स, ये बोलो। अब तुमको पता है अगर f कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन है, फैक्टोरियल वैल्यूड फंक्शन है, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, तो ये तो ऑलवेज 0 से बड़ा होगा या फिर 0 हो जाएगा एक्सट्रीम केस में। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो डेफिनेटली लेस देन इक्वल टू जो होगा 0 से 1 1/4 dx होगा, और इसका जो वैल्यू है ये डायरेक्टली 1/4 आ रहा है। इसका मतलब ये इंटीग्रेशन जो भी हो वो लेस देन इक्वल टू 1/4 तो होगा ही। और इक्वल टू 1/4 कब होगा, ये इक्वलिटी केस कब आएगा, जब फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स हाफ हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। बोला देयर इज नो कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर विच दिस इज लेस देन 4, ये तो भाई गलत बात है। देयर इज ओनली वन कंटिन्यूअस फॉर 1/4 होगा, बिल्कुल सही बात है, एंड दैट फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर विच ये इक्वल टू 1/4 है, ये तो गलत बात है। अब देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, जो फिर आप कैसे जस्ट परफेक्ट स्क्वायर बना के इस क्वेश्चन को ट्रैक किया। अब सॉल्यूशन देखने के बाद आपको शायद काफ़ी आसान लगे, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को आप फर्स्ट टाइम देखो तो रियली एक वन ऑफ द गुड क्वेश्चन है, जो कि थोड़े चैलेंजिंग है, क्योंकि यूजुअली इंटीग्रेशन में हमने ये थॉट प्रोसेस नहीं सोचते। अब ऐसा क्यों मैंने सोचा, क्योंकि देखो जब फंक्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि फंक्शन का आउटपुट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तुम एम जी एम का भी नहीं सोच सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑलवेज तो मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर जो है, मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर मॉप्स, तो मॉप्स को लगाना सीखो, और बहुत ही मोस्ट ऑफ द जेई का क्वेश्चन इससे बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दो इलिप्स दे रखा है और बोल रहा है ये 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए बी सी डी। एक तो सिमेट्रिसिटी से आप देख सकते हो ये इंटरसेक्ट करेगा वाई इक्वल टू एक्स लाइन पे और वाई इक्वल टू माइनस एक्स लाइन पे। अब कोई बच्चा बोलेगा भाई कैसे आप आसानी से बोल दिए सिमेट्रिसिटी है, तो देखो अगर फर्स्ट इक्वेशन को मैं लूँ वाई स्क्वायर वाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और सेकेंड इक्वेशन को वाई स्क्वायर वाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इससे क्या होगा, जैसे कोई भी पॉइंट ए अगर ये दोनों कर्व पे लाई कर रहा है, तो ए जो है वो बिलोंग्स टू दिस मेंबर, ए ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस इक्वेशन, ठीक है। तो ए जो होगा उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये सब से बिलोंग करेगा, क्योंकि पॉइंट एक्स वाई जो है वो फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करा है, सेकंड इक्वेशन को भी, तो अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, -1/b स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन बाई बी स्क्वायर -1/a स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर ए और बी इक्वल नहीं है, अगर ए और बी इक्वल नहीं है तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, ये उस साइड जाएगा तो मेरे पास इक्वल टू वाई स्क्वायर हो गया, ये हो गया अपने पास कैंसिल, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो फिर ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसका मतलब पॉइंट ए हो या फिर बी है या सी है और डी है, और डेफिनेटली एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर कर्व पे लाई कर रहा है, मतलब वाई इक्वल टू एक्स लाइन पे और वाई इक्वल टू माइनस एक्स लाइन पे। तो ये तो हो गया पहला कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन, जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो डेफिनेटली इस दोनों लाइन पे। अच्छा एक और चीज़ है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्कल पे भी लाई कर रहा है, कौन सा सर्कल पे, देखो ये प्यारा सर्कल। अब इस सर्कल का इक्वेशन भी कोई बच्चा निकाल सकता है, क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो एक्स स्क्वायर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, राइट, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। यहाँ से अगर आप निकालोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये 2/1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। अब देखो इससे क्या फ़ायदा है ना, तुमको इसका वैल्यू पूछ रहा है, मतलब इसका वैल्यू, अब तुमको पता है ये जो है वो सर्कल पे लाई कर रहा है, ठीक है, और x इक्वल टू वाई होगा, क्योंकि वो जो पॉइंट है पॉइंट ए वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल टू वाई। अब बोल रहा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जो है वो 484 दे रखा है अपने को, 484 दे रखा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल।
तो एरिया कोरिलेटर कैसे निकालोगे? अब वो उसके लिए तो एक सिंपल है, जैसे ही मैंने इक्वेशन रखा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो पॉइंट ए में निकाल सकता हूँ बाई सिमेट्रिसिटी से, ठीक है। या फिर कोई बच्चा सर्कल के कॉन्सेप्ट से भी इसको डील कर सकता है, क्योंकि आपके पास डायरेक्टली मैंने इसका एक्सप्रेशन दे रखा है, तो उस कॉन्सेप्ट से भी तुम इसको डील कर सकते हो। और तुम चाहो तो एक्स और वाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही निकाल लो, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है आपके पास दोनों मेथड है, आप चाहो तो किसी मेथड से निकाल सकते हो। जैसे अगर तुम एक्स और वाई निकालना चाहोगे तो फिर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, तुम्हारे पास एक्स इक्वल टू वाई है, जहाँ जिस पॉइंट पे इक्वल होगा, तो वाई स्क्वायर इंटू वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन बाई बी ए स्क्वायर इक्वल टू वन आ जाएगा। ये तो आ जाएगा ना टू वाई स्क्वायर, टू टू कैंसिल, ठीक। सिमिलरली और एक्स और इक्वल टू वाई है, तो ए बी सी डी चूंकि ए स्क्वायर बन जाएगा ऑफ साइड 22, तो यहाँ से टू वाई का वैल्यू जो है वो 22 आ गया। अब टू वाई 22 है तो 121 वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर इक्वल्स बनाया, इसका जो वैल्यू आ गया वो 1/121, और वही इसका आंसर। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था जिसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। डायरेक्टली हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन, डायगोनल्स का इक्वेशन लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट करके, ऐड कर दोगे दोनों इक्वेशन को तो डायरेक्टली सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर पॉइंट निकाल के, चूंकि ये स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर क्यों बनेगा क्योंकि 90 बाई डायगोनल जो है बाइसेक्ट कर गया, और ये साइड लेंथ जो है वो दोनों वो इक्वल हो जाएगा बाई सिमेट्रिसिटी से, यहाँ पे देख ही रहे हो, तो ये स्क्वायर बन गया, ठीक है। जैसे ये स्क्वायर बन गया तो टू टाइम्स ऑफ वाई कोऑर्डिनेट जो आया वो इसका साइड हो गया, तो वही मैं यहाँ पे यूज कर दिया। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था जिसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो रखा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू ग्राफ आर द वर्टिसेस। तो ये मान लो कोई भी ग्राफ होगा, ये कोई भी कोनिक सेक्शन होगा, मान लो एक कोनिक सेक्शन है ऐसा, या फिर हो सकता है दोनों का दोनों हाइपरबोला ही हो, मतलब कुछ भी मुझे मालूम नहीं है, राइट। या फिर हो सकता है दोनों इलिप्स हो, तो ये कोई कोरिलेटर बना रहा है, आपको पूछ रहा है उसका। अब इस क्वेश्चन को कैसे करूं? अब देखो चूंकि ये जेई का क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो ये हाइपरबोला है, कैसे, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी देख, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ये करके आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। वैसे इसको परफेक्ट स्क्वायर में भी कर सकते हो, तो अगर तुम 5 टाइम्स एक्स माइनस वन होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स वाई प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 15, मैं इसमें टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आई होप आप परफेक्ट स्क्वायर बना लोगे। 5x स्क्वायर 10x से पकड़ो तो ये टर्म बनेगा, 3x स्क्वायर और 18y पकड़ो तो ये टर्म बनेगा, लेफ्ट ओवर 15 देगा। सिमिलरली 3x स्क्वायर 6x से हमारे पास बनने वाला है 3 टाइम्स एक्स माइनस वन होल स्क्वायर 5 टाइम्स वाई प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 15। तो अब आप क्लियरली देख सकते हो ये दोनों जो है वो हाइपरबोला है, राइट, दोनों का दोनों हाइपरबोला आ गया। थोड़ा प्रेम से इसको बना लेते हैं, और एक दूसरे का कॉन्जुगेट भी दिख रहा है। तो अपने पास एरिया ऑफ ये जो क्वाड्रिलेटरल बने वो फाइंड करना है। अब देखो इसका जो वर्टेक्स है, ये दोनों ये हाइपरबोला का वर्टेक्स जो है 1,-3 पे, 1,-3, क्योंकि वहीं पे सेंटर है, सॉरी नॉट वर्टेक्स इज सेंटर, विच मीन्स वी कैन एक्चुअली ट्रांसलेट द सेंटर टू ऑरिजिन विदाउट अफेक्टिंग द एरिया। क्योंकि अगर मैं पूरी सिस्टम को, अगर मान लो ये पूरा सिस्टम को लेके मैं यहाँ से हटा के और कहीं और अगर मैं इसको डुप्लीकेट कर दूँ तो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान लो यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूँ, अरे भाई क्वेश्चन पेस्ट हो, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एरिया जो है ये स्क्वायर को अगर मैं स्लाइड भी कर दूँ, इसका सेंटर 0 0 हो जाए तो एरिया पे थोड़ी ही फर्क पड़ेगा। इसलिए मैं इस दोनों इक्वेशन को अब क्या बोल सकता हूँ, एक्स माइनस वन को एक न्यू वेरिएबल यू ले लो और वाई प्लस 3 को भी ले लो। तुम्हारे पास 5u स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर 15 एक इक्वेशन, और माइनस 5e स्क्वायर इक्वल टू माइनस 15 दो इक्वेशन, तो दो इक्वेशन इन दो अननोन आ गया। अब आपसे पूछ रहा है इसका फाइनली एरिया क्या होगा। अब दोनों को सॉल्व कर सकते हो, जैसे इक्वेशन को ऐड करोगे तो 8u स्क्वायर माइनस 8v स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो यहाँ से यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर आ गया, और वी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 15/2, सो इज वी स्क्वायर। तो अब 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास पता है, जो मेरे पास प्लस माइनस √15/2 और प्लस माइनस √15/2, ये चारों कॉम्बिनेशन में मीन्स प्लस के साथ प्लस जाएगा, प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस, माइनस के, और ये जैसे ही चारों कॉम्बिनेशन में आपका आ गया तो एरिया बना अपने पास 2√15/2 होल स्क्वायर विच गिव्स कितना 4 × 15/2, जो कि आंसर 30। तो ये देखो एक बार रिकॉग्नाइज किया, ये हाइपरबोला है, और ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली जेई मेंस एलएन की टेस्ट सीरीज से लिया गया था, ठीक है।
तो आप देख सकते हो कैसे क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, एस जो है एक सर्कल है सेंटर्ड विथ सेंटर ओ, ठीक है भाई। सपोज ए एंड बी आर पॉइंट्स ऑन सर्कमफेरेंस विद ए ओ बी 120 डिग्री। ए ओ बी ये 120 डिग्री का एंगल बना रखा है। फॉर ट्रायंगल ए ओ बी सी बी इट्स सर्कम सेंटर। तो आप देखो ये एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। अब हो रहा है इसका सर्कम सेंटर जो है वो सी है। तो सर्कम सेंटर क्या होता है, मतलब एक सर्कल जो है इस तीनों से पास करेगा, राइट। ओ ए और बी से एक सर्कल पास करेगा, इसका जो सेंटर होना चाहिए, ठीक है, इसका जो सेंटर होगा इस सर्कल का वो सी है कहीं, ठीक है। एंड डी इट्स इज ऑर्थो सेंटर दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। और इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर जो है, तो मान लो ओ से अगर मैं एल्टीट्यूड ड्रॉप करूँ और ए से एल्टीट्यूड ड्रॉप करूँ ओ बी पे, तो ये दोनों एल्टीट्यूड जहाँ मीट कर रहा है, मैंने फील करो क्वेश्चन को, वो ऑर्थो सेंटर एच है। तो वो रहा डी इट्स ऑर्थो सेंटर, तो एच को यहाँ पे डी से लिखा हुआ है। तो फिर बोल रहा है इसमें से कौन कौन सही बात है। ट्रायंगल एओसी जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल ए बी डी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी डी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ये पूछ रहा है पॉइंट सी लाइज ऑन सर्कल एस, पॉइंट सी जो है वो सर्कल एस पे लाई कर रहा है। द पॉइंट डी लाई ऑन सर्कल एस, पॉइंट डी जो है सर्कल एस पे लाई कर रहा है। तो अब देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन पे, मतलब बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल। तो फिर से मैं इसको आपको हिंट दे रहा हूँ। अगर मेरे पास एक सर्कल है और मान लो ये ऑरिजिन है और यहाँ पे तुमने 120 डिग्री बना रखा है, ये 120 ठीक। तो इसका जो सरकम सेंटर होगा, अब सरकम सर्कल क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जो इक्वी डिस्टेंस हो ये तीनों से, राइट। वही हुआ ना ओ ए बी। तो अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, ठीक है, तो डेफिनेटली जो भी सेंटर होगा उस सर्कल का वो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा, क्योंकि ये दोनों जो है वो साइड लेंथ इक्वल है, ये रेडियस के बराबर है। तो ये जो पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट से अगर मैं ओ को जोड़ूँ तो ये 90 डिग्री बनेगा, राइट। तो सरकम सेंटर जो है वो तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो मेरे पास ये लाइन आ गया, क्षण भर के लिए आप देख लो ये रेड वाला। सिमिलरली अगर मैं ओ बी का एक पॉइंट और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में देखूँ, ठीक है, तो अब मैं क्लेम कर रहा हूँ इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वो भी एग्जैक्टली इस सर्कल पे लाई करेगा। देखो कैसे, क्योंकि ये वाला एंगल जो आया वो तो अपने पास आ गया 60, क्योंकि ये पूरा 120 है तो ये मेरे पास कितना आ गया 30 और 30, ठीक है ना। इज दिस क्लियर। अब ये परपेंडिकुलर जो है वो एग्जैक्टली इस सर्कल पे लाई कर रहा है, इसको मैं कैसे प्रूव करूँ। तो अब देखो अगर आप इसको कनेक्ट करोगे इससे, ठीक है, अगर इसको कनेक्ट करोगे और अगर आप प्रूफ कर दो जो ये, क्योंकि मैं इसको परपेंडिकुलर ले रहा हूँ, तो अगर आप ये प्रूफ कर दो जो इस सर्कल के लिए, मतलब इस पॉइंट से जो डिस्टेंस बी का है वही डिस्टेंस सी का है और वही डिस्टेंस ए का है, तो मेरा काम बन जाएगा, राइट। इसको आप ज्योमेट्रिकली कैसे प्रूव कर सकते हो, आप सोचो इसको ज्योमेट्रिकली कैसे शो कर सकते हो। या तो एक तो आप बेसिक कंस्ट्रक्शन से ले जा सकते हो इसको, या फिर अगर तुम चाहो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी ला सकते हो। जैसे तुम देखोगे ना बाइसेक्टर ए बी जो है ये स्प्लिट कर रहा है एंगल को दो एंगल में 60 डिग्री इच। मिड सर्कल मान लो अगर सी डैश में अगर मिड कर रहा है, अब ट्रेंगल ओ ए सी डैश और ओ बी सी डैश दोनों इक्विलेटरल है, राइट। तो सरकम सर्कल ऑफ ट्रेंगल, सिमिलरली तुम सी डी डैश को डायमीटर मान के तुम डिड्यूस कर सकते हो जो ए ओ डी डैश और बी ओ डी डैश 120 होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आएगा तुम्हारा हर एक स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है और फोर्थ भी सही है, जो कि एक बेहतरीन क्वेश्चन था यहाँ पे। और आप इसको क्लियरली देख सकते हो। देखो द मजेदार है ना, जो पॉइंट जो और इसका ऑर्थो सेंटर भी होगा वो भी इसी सर्कल पे लाई करेगा।
अब उसको हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। अब देखो जैसे एक चीज़ तुम गौर करो, अगर सपोज इसको ऐसे सोचो, एक सर्कल है, ठीक। यहाँ पे 2 पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ, मान लो पॉइंट A और B, अब टेंजेंट एक पॉइंट C पे मिल रहा है। अब अगर मैं पूछूँ ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC किधर होगा, ठीक है, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो ये जो सर्कल का मान लो सेंटर अगर O है, ठीक है, और इसको तुम ज्वाइन करो, ठीक है, तो सबसे पहले ABC का इन सेंटर जो होगा वो ये पॉइंट आएगा, एग्जैक्टली ये पॉइंट आएगा, एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट विच यू कैन प्रूव बाय मेकिंग दीज टू एंगल इक्वल, जो कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सेंट्रॉइड भी एक स्पेशल पॉइंट आएगा इसी लाइन पे एक स्पेशल पॉइंट आएगा, वो 2:1 में तुम किस लेंथ को डिवाइड करोगे वो खुद से सोचना। और इंटरेस्टिंग है, अगर तुम इसके सेंटर को रिफ्लेक्ट कर दोगे लाइन AB में, तो जो पॉइंट आएगा वो आएगा ऑर्थो सेंटर, ठीक है। इसका मतलब ऑर्थो सेंटर को अगर इस लाइन में रिफ्लेक्ट कर दोगे तो वो सेंटर ऑफ सर्कल आ जाएगा। तब देखो इनडायरेक्टली वो ये वहाँ यहाँ पे वही काम कर रहा है। अगर यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है, ठीक है, ये सर्कल बन रहा है ना, और तुम्हारे पास ये ट्रायंगल है, राइट, तो ये भी टेंजेंशियल वाले केस से भी आप इसको सोच सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन को देखते हैं। ये आप खुद से बना लेना, और ये चारों का चारों ऑप्शन जो होगा यहाँ पे सही है। ये क्वेश्चंस अगेन इट्स लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू, क्योंकि ये सिंपल है। इसमें आप क्या करोगे, डायरेक्टली एफ डैश फाइंड कर लो, ये -1/x+1 होल स्क्वायर। एफ डैश एक्स जीरो करोगे तो 2 वैल्यू आएगा। अब उस पर एक मिनिमम है एक मैक्सिमम है, तो आपको फंक्शन ऑफ ए आ जाएगा L-C। आप चाहो तो फिर इसको मिनिमा और मैक्सिमा के लिए डिफ्रेंशिएट करके फाइंड कर सकते हो। सो दैट विल बी अ गुड एंड चैलेंजिंग क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है अपने स्क्रीन पे, उसको देखा जाए। हाँ, ये बोल रखा है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का मॉड अगर 39 मॉड एक्स माइनस वाई से छोटा है फॉर ऑल एक्स एंड वाई, देन एफ मस्ट बी कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो चलो इसको देखते हैं। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई अगर मैं एक्स माइनस वाई से डिवाइड कर लूँ इस पूरे एक्सप्रेशन को, क्लियरली एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, ये मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ पे 39, सो एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। अब अगर मैं लिमिट ले लूँ एक्स इज टेंडिंग टू वाई, ठीक है, मान लो वाई की ओर भाग रहा है अगर वैल्यू, तो ये क्वांटिटी जो होगा, अब सबसे पहले ये क्या होगा, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, और ऐसा बोल सकते हो इट विल बी मॉड ऑफ एफ डैश वाई लेस देन 39। अब ये मैं किस एजम्पशन से बोल रहा हूँ, इस एजम्पशन पे जब मैं लिमिट को मॉड के अंदर डाल सकता हूँ। अब लिमिट को तो मॉड के अंदर डाल सकते हो अगर मॉड कंटिन्यूस फंक्शन है, इंडीड वो है, ये वैलिड है। लेकिन यहाँ से क्या क्या हम बोल सकते हैं ये एफ डिफरेंशिएबल है? बिल्कुल नहीं, यहाँ से नो कंक्लूजन कैन टेक। क्यों? क्योंकि आप तो ये एजम्पशन डाल दिए ना एक्स नॉट इक्वल टू वाई, अंदर उस रेस्ट्रिक्शंस पे तुम यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बोल रहे हो, ठीक है। तो डिफरेंशियलिटी के बारे में सबसे पहले तो कंटिन्यूटी के बारे में हमको बोलना पड़ेगा, और यहाँ पे आ गया मॉड एफ डैश एक्स लेस देन 39, ठीक है, अगर मैं एक्स को वाई की ओर टेंड करूँ तो। लेकिन लेस देन 39 इसका मॉड का वैल्यू है, तो आप फंक्शंस डिफरेंशिएबल है या नहीं ये आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि फंक्शन हो सकता है यहाँ पे भले ही स्लोप लेस देन 39 हो, लेकिन उस रीजन में यहाँ शार्प कॉर्नर बन रहा हो, ठीक है। फाइनाइट स्लोप्स हो रखे हो -2 -10 -12, 39 से तो कम है लेकिन स्पाइक्स बन रहे हो, इसीलिए मैं डिफरेंशियलिटी के बारे में कुछ नहीं बोलता हूँ। क्या मैं कंटिन्यूटी के बारे में बोल सकता हूँ? अब बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि देखो इस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स 39 मॉड एक्स माइनस वाई, अब अगर मैं दोनों तरफ लिमिट एक्स टेंस टू वाई ले लूँ, लिमिट एक्स टेंस टू वाई ले लूँ, तो सैंडविच थ्योरम से ये तो जीरो हो गया, क्योंकि एक्स वाई के पास जाएगा लेस देन इक्वल टू जीरो। अब चूंकि मॉड कंटिन्यूस फंक्शन है तो मैं इसको लिख सकता हूँ, लिमिट को अंदर ले सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई
लेस देन इक्वल टू जीरो। अब ये मॉड ऑफ समथिंग लेस देन इक्वल टू जीरो एक ही तरीके से पॉसिबल होगा जब ये जीरो हो जाएगा, और ये जीरो होने का मतलब है जो लिमिट एक्स टेंस टू वाई एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई जीरो का मतलब है लिमिट एक्स टेंस टू वाई एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ वाई हो गया। इसका मतलब फंक्शन जो है वो हो गया कंटिन्यूअस एट इच वाई, और वाई खुद एनी रियल नंबर ले सकता है, इसका मतलब फंक्शन जो है वो थ्रू आउट रियल वर्ल्ड में ईच एंड एवरी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। तो बिल्कुल कंटिन्यूटी के बारे में हम बोल सकते हैं। सेकंड बोल रहा था एफ मस्ट भी डिफरेंशिएबल, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा हम नहीं बोल सकते, मस्ट तो नहीं होगा। अब देखो, अब थर्ड ऑप्शंस में क्या क्या है ना, मॉड एक्स माइनस वन होल स्क्वायर दे दिया है, तो कंटिन्यूटी तो फिर सेम तरीके से मैं इस्टेब्लिश कर सकता हूँ, 39x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो अब फिर से मैं लिमिट अगर एक्स टेंस टू वाई ले लूँ, लिमिट एक्स टेंस टू वाई, ये सैंडविच से जीरो हो जाएगा, मॉड को मैं आगे ले सकता हूँ, तो फिर से लिमिट एक्स टेंस टू वाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो गया। तो यस इट्स कंटिन्यूअस, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सवाल है क्या मैं डिफरेंशियलिटी के बारे में बोल सकता हूँ, तो चलो डिफरेंशियलिटी के बारे में बोलने के लिए व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, तो मैं एक्स माइनस वाई से इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो इट विल बी लेस देन 39 मॉड एक्स माइनस वाई। अब लिमिट एक्स टेंस टू वाई, और फिर से लिमिट एक्स टेंस टू वाई, सिंस मॉड कंटिन्यूस फंक्शन है एवरीवेयर, तो इसीलिए मैं मॉड के अंदर लिमिट रख सकता हूँ। एक्स टेंस टू वाई दिस विल बिकम एफ डैश वाई इज लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू वाई है, तो ये जीरो हो गया। अब एफ डैश वाई लेस देन इक्वल टू जीरो हो नहीं सकता है, तो ये जीरो होगा फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग टू रियल। इसका मतलब फंक्शन जो बनेगा एफ ऑफ वाई हो गया कांस्टेंट फंक्शन। और तुमको पता है मतलब कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशिएबल जरूर होगा, तो एफ ऑफ एक्स जो है मस्ट बी कांस्टेंट एंड एफ मस्ट बी डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ये भी सही जवाब है। तो ये एक फिर से एक कॉन्सेप्चुअली अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें यूजुअली बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिफरेंशिएबल ले लेते हैं, राइट। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में अगर कोई बच्चा पूछ दिया जो हाँ एफ डैश एक्स का वैल्यू जो है, जैसे अगर कोई पूछ दिया अगर ये है तो एफ डैश वन क्या पॉसिबल है, तो एफ डैश वन जैसे टू पॉसिबल है, ये पॉसिबल है लेकिन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मतलब मस्ट भी डिफरेंशिएबल जो है वो वाली बात बिल्कुल गलत है। तो आई होप आप इस सेक्शन को काफ़ी अच्छे से समझे। और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन जो सर्कल्स वाला था, मैं ऑलरेडी सर्कल के एक प्लेलिस्ट में इसको मैं डिटेल सॉल्यूशन मैं बताया हूँ, जहाँ पे वन क्वेश्चन विथ मेनी आइडियाज करके मैंने उसको सॉल्व किया है। वहाँ पे एक क्वेश्चन था, एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है एक सर्कल पे, और लोकस ऑफ इनसेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड सब फाइंड किया है हमने, तो उससे ये प्रेरित क्वेश्चन था, और डायरेक्टली चारों का चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपके पास कोई अलग तरीका है इसको सॉल्व करने का तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैंने तो इसको ज्योमेट्रिकली सॉल्व किया, ठीक है ना, और इससे चारों ऑप्शन जो है वो सही आया। तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर एंड मोर देन एंजॉयमेंट, ये काफ़ी इफेक्टिव था आपके जेई प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।